हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी आप लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर आमंत्रित करता हूं। बेटा मेरा यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी सर मैथ्स प्लेटफॉर्म के नाम से है। आप वहां पर जाके भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ये मेरा सेकंड पेपर है। पहला वाला मैं आप लोगों को करवा चुका था, ठीक है ना। इस तरीके से मैं 3, 4, 5 जो भी हो सकेंगे करवाता रहूँगा आप लोगों को। और आप लोग भी अपनी इच्छा व्यक्त करते रहिए, कमेंट में डालते रहिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर बैंक के भी आप करवाना शुरू कर दीजिए या एसआई के करवाना शुरू कर दीजिए, यूपीएसआई के आने वाले हैं। तो आप लोग मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताते रहें, ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखें, इसने कहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। अब इसने कहा है कि ये बताइए कि अगर थीटा 0 डिग्री और थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तो आप ये बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू पढ़नी चाहिए, थीटा क्या है। अब इसमें जो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है इसे हम कन्वर्ट करेंगे। जरा देखें, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी कॉस में ये भी कॉस में, ये साइन स्क्वायर चेंज होगा, ये कॉस थीटा चेंज नहीं होगा साइन में। तो इसे हम चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई, और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर दो तो इसके फैक्टर होंगे 2 कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आई वो 2 वैल्यू आई, एक तो 1/2 और एक आई 1। एक जो कॉस थीटा में वैल्यू होती है वो 0 की होती है, तो हम इसे लेंगे नहीं। और ये कॉस थीटा में कितने की वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60, अर्थात थीटा बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री। इस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे 4 कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की जो होती है उसका उल्टा कर दो, √3/2 होती है तो 2/√3 इंटू 2/√3 प्लस कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, इसे जोड़ देंगे 9/√3, इसकी वैल्यू हो जाती है 3√3। क्लियर है। 3√3 कौन सा है आपका ए, दिस इज राइट वैल्यू ए आपका सही है। क्लियर है ना। ये एक जो एग्जाम का पैटर्न बन गया। आप लोगों को एक सही बात बताता हूं जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगी कि जो एग्जाम होते हैं एसएससी के उसमें 70% तो लास्ट ईयर का आता है, आपका 30% केवल नया मिलेगा। और उसमें भी ऐसा मिलेगा जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर अच्छे से तैयारी कर रखी है तो। अगर तैयारी आपने अच्छे से नहीं कर रखी है तो बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो आप देखते जाएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के 49c स्क्वायर प्लस के 18 इक्वल्स टू 2b, 2 ब्रैकेट में 2b प्लस के 28c माइनस के a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे देखें। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के 49c स्क्वायर और प्लस के 18 इक्वल्स टू, जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4b प्लस के 28 2 जा 56c और माइनस के 2a। देखो a को a के साथ लेके आएंगे तो इसको ले आए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2a और इसमें से इसके लिए 1 ले लो प्लस 1, एक ब्रैकेट ये बन के तैयार हो गया प्लस। अब बारी आती है आगे वाले की, तो 4b के साथ देखेंगे। 4b के साथ ले लेंगे हम इस 4b को b स्क्वायर के साथ, 4b स्क्वायर प्लस के 4b और 4 के साथ में इसको अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका
केवल और केवल आ रहा है 4, तो 4 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें, तभी तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब क्या बच गया आपका, अब आपका बच गया प्लस 49, ये बच गया ये वाला और आपका ये वाला, तो ये हो गया 49 c स्क्वायर माइनस के 56 c और प्लस के 16। एक चीज़ की मिस्टेक हो गई है, उसे देख लें आप, साइनों की मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, है ना। यहाँ पे जो साइन आएगा ये वाला आपका माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये वाला आपका प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा ये माइनस का, तो इसे ठीक कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का। अब सही है ना, क्लियर। जो प्लस वाले थे इधर आके माइनस के हो गए, और जो माइनस वाले थे वो इधर आके प्लस के हो गए। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं देखें, हम इसे लिख सकते हैं a+1 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2b-1 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 7c-4 का होल स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर है, सब 0 के बराबर है। ठीक है, ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है क्योंकि बीच में प्लस के साइन लगे हैं, और ये भी 0 के बराबर है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1/2, और c की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी c की वैल्यू आ गई 4/7। अब इसने पूछा क्या है, 3a 3 × -1 प्लस 2b 2 × 1/2 प्लस 7c 4/7। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो गया 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। दिस इज द राइट वैल्यू। कौन सी वाली वैल्यू सही है आपकी, दिस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये CGL में भी आया है और ये आपके 10+2 में भी आ रहा है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। a स्क्वायर के साथ में हमने इस 2a को लेके आए तो प्लस का हो जाएगा, इसमें से 1 ले लिया क्योंकि यही फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले ये बन के तैयार हो गए, या तो प्लस में बन रहे हैं या माइनस में बन रहे हैं। क्लियर है, आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही हैं। एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। कैसे दौड़ रही हैं, एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, ऐसे कर दे, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। 42 किलोमीटर पर आवर को और 54 किलोमीटर पर आवर में से घटा देंगे तो कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक दूसरे को 63 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे अगर बात करूं कि दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। चाल हो गई 12 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18 इंटू 63। 9 से 2 बार तो 9 से 7 बार, 2 से कट गया 6 बार। 6 5 30 और 7 3 21, कितना आ गया 210। कितना आ गया 210 आ गई। लेकिन जो दूरी आई है वो कैसी आई है, दोनों ट्रेनों की आई है। दूरी कैसी आई है, दोनों ट्रेनों की आई है। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी,
एक ट्रेन की, भाई दोनों बराबर लंबाई की हैं तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 2 से भाग दे दो, 105 मीटर। क्लियर, आंसर इज सी। क्लियर है, देख लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखें क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र से, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। बड़े वाले की 15 सेंटीमीटर और इसके अंदर जो बन रहा है उसकी 9 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई कितनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है तो यहां से जीवा बनेगी ऐसे करके कॉर्ड। इसकी लेंथ पूछिए, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसे इससे हम मिला लें। ये कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ही है ना। क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि AC की लंबाई क्या होगी तो आप कहोगे पाइथागोरस थ्योरम से सर AC की लंबाई जो होगी AC = √15 का स्क्वायर माइनस के 9 का स्क्वायर। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ये हो गया 24 इंटू बच गया कितना 6, तो 6 दूनी 12। AC की लंबाई 12 आ गई, कितनी आ गई 12। अब मुझे क्या चाहिए, AB की लंबाई। जो AB की लंबाई है वो AC की लंबाई का डबल होगी, तो 12 गुणा 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया भाई। जो स्पर्श रेखा है यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, जो स्पर्श बिंदु है वो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो जितनी ये आई है उतनी ये रहेगी, उसका डबल कर दो तो आपकी ये आ जाएगी। क्लियर है, आगे देखें। ये देखें क्या कह रहा है, ठीक है, और बड़ा कर देते हैं इसको। देखें, इसने कहा है कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज, 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज कह रहा है, तो SI ऑफ कितना 3 सही 1/2 बराबर 7/2 वर्ष का कितना हो जाता है 2940 रुपये है, 2940 रुपये है। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, तो एक वर्ष का आ गया आपका, एक वर्ष का 840 रुपये। पहले वर्ष का SI और CI आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब पहले वर्ष का CI और SI दोनों बराबर होते हैं, तो ये आपका 840। सेकंड ईयर का निकालेंगे तो 840 तो आना ही आना है, इस 840 पर 10% और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 84। आधे साल में निकालेंगे तो पूरे साल का जो ब्याज आता है वो 840 आता है, तो आधे साल का कितना आएगा 420। अब ये पूरे साल का इसका डबल कर देते निकालने के लिए, पूरे साल का क्या कर देते, आगे अगर पूरे साल का निकालते तो इसका डबल कर देते 84 का, क्या कर देते 84 का डबल कर देते। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या क्या कि हमें तो आधे साल का निकालना है, तो डबल न करके उतना ही रहने देंगे, तो ये 84 ही आएगा। इस पे जो निकालेंगे 10% निकालते थे पूरे साल का, तो पूरे साल का 10% निकालेंगे तो 8.4 आएगा। कितना आएगा 8.4 आएगा। लेकिन आपको आधे साल का निकालना है तो 8.4 का आधा कर देंगे तो 4.2 आ जाएगा। सबको जोड़ दो तो CI आपकी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, इसे जोड़े 2100 प्लस 8 दूनी 16 और प्लस 4.2,
8 और 4 12, 6 और 1 7, 1 और 1 2 और 2, 2272.20 रुपीज़। तो इसका मतलब सन्निकट मान पूछ रहा था, तो सन्निकट मान में आप देखेंगे आपका क्या आ जाएगा, ए इज राइट वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उसे बार बार देखें और पूछते रहें। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो मैंने बताया था ज़्यादातर ऐसे टीचर क्या कहते हैं, ये कह देते हैं 45 डिग्री वैल्यू पुट कर दो, 45 डिग्री वैल्यू पुट कर दो। लेकिन नहीं बेटा, आप लोगों को जो वैल्यू पुट करनी है ऐसी करनी है कि 45 पे 2 वैल्यू ना आ जाए। ऑप्शन में देख लिया करो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो इसका मतलब 2 वैल्यू यहाँ पे 2 ऑप्शन सही जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप क्या रख देंगे, थीटा की वैल्यू 45 को छोड़ के कुछ भी रख दो। तो थीटा की वैल्यू जो मैं रख रहा हूँ, तो थीटा इक्वल टू जो मैं रख रहा हूं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस 30 की होती है वही सेक 30 का उल्टा हो जाएगी। कॉस 30 का उल्टा सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस टेन 30 की वैल्यू 1/√3। क्लियर? एक ब्रैकेट छोड़ो, दूसरे में जाओ। साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन कॉसेक 30 की वैल्यू उल्टा कर देंगे, 2 हो जाएगी। 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू 2/√3/2 क्या होती है, √3/2। और आपके कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3। अब देखें, इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे, इसमें लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 3/√3 इंटू 1/2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, √3 टाइम। इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई √3/2। कितनी आ गई, √3/2। अब cos 30 की वैल्यू 1/2, sec 30 की वैल्यू आपके 2/√3 और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर हमारा राइट हो गया कौन सा, दिस। यहाँ पे 30 वैल्यू रख देंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी होता है, वैल्यू पुट करने से आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। देखें, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। अंकित मूल्य एमपी पे, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस अगर देखा जाए एमपी पे जब 10% की छूट दे दी तो वस्तु कितने की रहेगी, 90/100 की। और ये बेच कितने की दी, 360 रुपये की। इसका मतलब 360 रुपये की बेच दी तो इससे 40 बार कट गया, तो उसका एमपी कितना था, एमपी था उसका 400 रुपये। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि छूट नहीं दी जाती, अब सही से देखो, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। अगर ये छूट नहीं देते तो 25% का लाभ होता, अर्थात 400 रुपये में बेचा जाता, 360 में बेच के 400 रुपये में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो अब उसने क्या कहा है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सीपी पूछा है उसने, चलिए देखते हैं। तो सीपी पे जो लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है, 25%। तो इसका मतलब 125/100, और ये किसके बराबर हो गया, 400 के। ये 25 से कट गया 4 बार और ये 25 से कट गया 5 बार। ये 25 से क्या बार कट गया, 5 बार। 5 से ये कट गया कितने बार, 8 बार, अर्थात 80 बार। तो सीपी कितनी आ गई भाई, 8 चौक 32, 320 रुपये इज राइट वैल्यू। क्लियर है। एमपी पर 10% छूट दिया तो आपकी एमपी आ गई, और एमपी पे ही बेचे तो 25% का लाभ होगा, तो 320 आ गया उसका सीपी।
नेक्स्ट देखें, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन देख लें। सही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? उसने बोला है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्चों का अनुपात 1:2 है। यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचतों का अनुपात कितना होगा? तो ये चीज अगर हम देखें, ए और बी की बचतों का अनुपात कितना होगा, देख लेते हैं भाई। दो चीजें हैं, या तो आप इन्हें वैसे कर लो, या फिर उसने कहा है कि बी की के व्यय का 90%, तो बी का व्यय कितना है? 2 का 90%, और किसके बराबर है? ए की आय के बराबर है। यही तो बोला है, ए की आय के बराबर है, तो इसका मतलब ए की आय कितनी हो गई? 2, इसके बराबर हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पे कौन था? यहां पे था बी और यहां पे था ए। क्लियर? इससे इसको कैंसिल कर दिया, इसे इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा A/B = 9:10। ठीक है। अब अगर मैं आय में से खर्चे को मैं घटा दूं तो क्या आएगा? बचत आ जाएगी। आय A/B की, तो यहां पे ए के लिए कितना आ रहा है? आय के लिए 9 आ गया। ये आय के लिए आ रहा है, ये आय और व्यय का बन गया। ये बनी आय और ये बन गया व्यय। ठीक। अगर 9 का में इन दोनों में गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका? देखें, 2 × 9, 3 × 9, तो आपका हो गया सर ये 18 और 27 हो गया। अब व्यय की बात करें, A, B, तो 1:2 आ गया, 10 से गुणा करना है, तो ये हो गया 1 × 10 और 2 × 10, ये 10 आ गया और ये आपका 20 आ गया। अगर बचत देखें तो 18 में से 10 गए तो 8 बचे, और 27 में से 20 गए तो 7 बचे। दिस इज द राइट वैल्यू। कौन सी? 8:7। दिस क्लियर है ना? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। कितने परसेंट की हानि पर? 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो 37 रुपए अधिक प्राप्त होते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, लाभ हो रहा है और हानि हो रही है, लाभ तो राइज करेगा और हानि डाउन करेगी, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का और लॉस का। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस ये पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18.5। तो जो लाभ है 10.5, उसमें 8% और जोड़ दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 18.5%। किसके बराबर हो गया? 37 के। ठीक। इससे ये कई बार कैंसिल हो गया भाई, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। ये 1% की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू होगी 200 रुपीज। ये आपका आंसर है। कौन सा वाला हो गया? आंसर ए। क्लियर? नेक्स्ट देखें। चलिए, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले कर ही रखे हैं, और एक ये क्वेश्चन बता देता हूँ, देख लो। जनवरी और अप्रैल महीने में एसी, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसी के ऊपर आते हैं ज़्यादातर, ऐसे डंडा रेट के ऊपर आते हैं। आप लोग देखिएगा, है ना, बड़े आराम से इन्हें आप कर सकते हो। जनवरी और अप्रैल महीने में एसी मशीनों का संयुक्त लक्ष्य टारगेट, ये तो टारगेट है ये वाला। तो टारगेट कौन से में पूछ रहा है? जनवरी और अप्रैल। तो जनवरी में कितना है टारगेट? 60 प्लस जनवरी के बाद में अप्रैल में आपका है 90 = 150।
अब क्या कह रहा है, संयुक्त लक्ष्य उत्पादन और मार्च अप्रैल में, मार्च में आपका वास्तविक को देखें, मार्च में आपका वास्तविक 100 और अप्रैल में 80, वास्तविक हो गया 180 का अनुपात क्या है 150 अनुपात 180। बहुत जल्दी आंसर आता है, ये 5 बार और ये 6 बार, तो 5:6 इज राइट वैल्यू। तो 5:6 कौन सा रहा, सी इज राइट। क्लियर है ना। तो ये बड़े आसानी से हो जाती हैं ये, इनमें कोई वो नहीं है, तो इन्हें अपने आप कर लीजिएगा। इसे भी अपने आप निकाल लीजिएगा इसी तरीके से, इसे भी कर लेंगे, इसे भी आप कर लोगे। अब इसे देखते हैं, देखें क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में AB 7 सेंटीमीटर, BC 24 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर है। यदि G त्रिभुज का केंद्रक है, क्या है, सेंट्रॉइड है, तो BG की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आपकी समझ में आ रही होगी, एक चीज क्या है कि 25 का स्क्वायर करें हम तो ये 24 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसा है आपका, राइट एंगल है। राइट एंगल ही तो हुआ भाई, ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल होगा। जब राइट एंगल होगा तो राइट एंगल के इस तरीके से हम बना देंगे, 25 ये आपकी 24 और ये आपकी 7। अब आप ये बताइए कि केंद्रक कैसे आता है। केंद्रक आता है माध्यिकाओं को मिलाने से, और माध्यिका क्या होती हैं कि अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले एंगल से मिलाया जाए तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, सभी की सभी जब मिलेंगी तो सेंट्रॉइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी, सेंट्रॉइड बनाएंगी। जरा देख लें, एक और कोई बैंगनी कम दिखाई देता है शायद तुम लोगों को, ठीक है। ये आ गया हमारा G पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया, ये G पॉइंट आ गया ये आपका, और ये हो गया D। आगे जाके ये A B पे राइट एंगल है और ये C, और ये आ गया D। भाई जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इसके मध्य बिंदु को काटती है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 25/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25/2, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी आपकी क्या होगी, 25/2 होगी। क्योंकि इस जगह से ये चारों तरफ सर्किल खिंच जाता है, इसके सर्किल आ जाता है। क्या आ जाता है, सर्किल आ जाता है। तो BD की जो लंबाई आएगी, BD लंबाई जो आएगी आपकी, BD की लंबाई आ गई आपकी कितनी, 25/2, ठीक। और BG इस टू GD होता है आपका 2:1 के रेशियो में। तो मुझे तो BG चाहिए 2 के अनुपात में, अर्थात BG = 2 × 25/2, 2 × 25/2 अपॉन 2 और 1 3, इससे ये कैंसिल हो गया, अर्थात 25/3 = 8 राइट 1/3 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को, कौन सा वाला सही है आपका, आपका सही है आंसर 8 राइट 1/3। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, ये वाले क्वेश्चन बड़े आराम से आप लोगों ने देखे होंगे। ये क्या कह रहा है कि यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, और तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो ज़्यादातर से, M1D1H1 = M2D2H2। क्लियर है ना। कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहे हैं और कार्य को इल्ले लगा देते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। कार्य को कितने दिन में खत्म कर देते हैं बेटा, 10 दिन में पूरा कर देते हैं। समझ में आ रहा होगा सब लोगों की में। अब क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति हो जाएं
और दिन आपके 6 हो जाए तो कितने घंटे काम करेंगे वो? 0 से 0 को कैंसिल करो, 4 से ये 2 बार कट गया, 3 से ये कट गया 3 बार, और 3 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया ये कैंसिल। तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आवर्स। तो 10 आवर्स कोई है, जरा देखें 10 आवर्स देखो कोई है क्या? बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दे रखा है 924। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब उसने पूछा कि अगर उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई आधार का क्षेत्रफल तो मेरा ये होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो इनकी वैल्यू पाई की वैल्यू नहीं रखनी है आपको 22/7, क्योंकि ये उसी में रहेगी, इंटू 18 इक्वल टू 924। इससे ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, और 6 से इसको कैंसिल करो, 6 1 या 6, बच गया कितना? 3, 6 5 जा, और 6 4 जा। तो जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई वो आपकी आ गई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा सही है आपका? ए, एकदम राइट है ना, कोई डाउट? ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप पुट करोगे फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है। किसी क्लास में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से हैं और शेष गांव बी से हैं। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है तो गांव बी में विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने थे? जरा देख लेते हैं। हम मान लेते हैं 90 विद्यार्थी हैं आपके, 90 में से ए में कितने थे? 70%, तो ये 63 हो गए। और बी के कितने थे? आपके 30%, तभी तो 100% होगा, तो ये कितना हो गया? 27। क्लियर? अब उसने क्या कहा है कि परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव बी ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक से 20% अधिक है। बी वालों का ए वालों से 20% अधिक है। यही तो कहोगे आप, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, अर्थात बी के जो प्राप्त करते हैं 6 प्राप्त करते हैं, और ए के जो प्राप्त करते हैं वो 5 प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं बी के अगर 6 प्राप्त कर रहे हैं तो आपके 27 कितने प्राप्त कर लेंगे? तो 6 का गुणा 27 में कर देंगे। और आपके ए के 5 प्राप्त करते हैं तो 63 कितने प्राप्त कर लेंगे? भाई 63 बच्चे, एक को 5 अंक मिलते हैं, एक को 5 अंक मिलते हैं, तो 63 को कितने मिलेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 6 5 30 और 1 31। क्लियर? इधर 7 6 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 6 42, 2 4, 6 दूनी 12 और 4 16। इन सबको जोड़ देंगे हम। ये कितना हो गया भाई? 7। ये कितना हो गया? 6 और 1 7, और ये 3 और 1 4, 477 हो गया। 477 हमारा किसके बराबर हो गया? 477 का औसत निकालेंगे तो टोटल कितने बन रहे थे हमारे? 90। औसत निकालेंगे इसका, 477 का औसत निकालेंगे तो 90 से भाग देंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 53 के बराबर। जरा 9 से काट के देखना, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 और 9 3 27, 53। इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10। अब उसने पूछा है कि ये बताइए, क्या पूछा है कि ये बताइए कि गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? तो एक का कितना आ गया? 10। तो हमारे बी में जाएंगे तो कितने हो गई? 6। तो बी का औसत प्राप्तांक 6 था, तो 6 गुणा 10 बराबर कितना आ गया? 60 इज राइट वैल्यू। क्लियर? ये एवरेज से क्वेश्चन आया है। एवरेज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा
तो बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, सारे चैप्टरों को अच्छी तरीके से कराएंगे। अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जो आपके 2019 में आए हुए हैं, और ये भी आपका 2019 में जो आया है वो 2 जुलाई का आया हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। क्लियर है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए आप। देखें क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, ये भी बार बार आ रहा है तो इस पे भी ध्यान दें। ये क्वेश्चन बार बार आता है तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। क्या कह रहा है, एक 8 डिजिट की संख्या है 342x 18y और 6, इसे डिवाइड किया जाता है 72 से। तो 72 को 8 और 9 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देंगे, 8 और 9 में। तो क्या कह रहा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए 9x प्लस y की। तो मुझे ये बताओ कि ये 3 अंकों की जो संख्या है ये 8 से कटनी चाहिए, अर्थात कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो 8 से तब डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 3 अंक कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 अंकों को हमें 8 से काटना है, और उसने क्या कहा है कि y का जो मान है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो जरा देखें, 8/6 को हम 8 से डिवाइड करें तो 8 बन जाए 8। अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूं, अगर मैं y की वैल्यू कितना रख दूं, 1 रख दूं, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम रखी गई, हमें क्या रखना है, मैक्सिमम। तो अब बताइए हम और दूसरी वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरी वैल्यू रख सकते हैं 9। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, एक तो आई 1 और एक आई 9, ठीक। अब मुझे ये बता दो कि 9 मैक्सिमम है या 1 मैक्सिमम है, तो आप कहोगे सर 9 मैक्सिमम है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 9 रखूंगा। अब ये वाला नंबर मेरा पूरा का पूरा किससे कैंसिल होना चाहिए, 9 से। तो 9 के जो डिजिट है उन्हें काटते चले जाओ, ये 9 से कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। इधर देखा जाए तो ये 9 से कट गया, इधर ये 9 कट गया, इधर ये 7 और ये पूरा 9 होगा, ये 9 से कट गया। तो बच क्या गया हमारा, y प्लस 6, ये भी 9 से कटना चाहिए, ये कितने से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तब इस कंडीशन में y की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 भाई 6 और 3 9 तभी तो होंगे, 6 और 3 कितने होंगे, 9। सॉरी x की वैल्यू, x रह गया था ना, मिस्टेक को सही कर देता हूँ, ये तो सही है, x प्लस 6। तो यहाँ पे ठीक, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब उसने क्या कहा है कि रूट 9x और प्लस y, इनकी वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 3 और प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 और 1 4, 9 का आ गया 3 और 4 का आ गया 2 बराबर 6। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वैल्यू आ गई आपकी 6। वेयर इज 6, देयर इज मिस्टेक, देयर इज मिस्टेक, ठीक कर लेना बेटा, ये मिस्टेक है, इसमें 6 आएगी, डी फॉर डेली को 6 कर देना, 6 सही है, राइट है बिल्कुल एकदम, 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। दो तरीके हैं, या तो इसका बना दें हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, या फिर ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है थीटा में, cot थीटा में 60 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 60 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस √3/2, तो ये हो जाएगी 3/4 अपॉन, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/4 प्लस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 4/3 प्लस, और sec 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, सॉरी केवल 2, 1/2 तो होती है cos 60 की, लेकिन sec 60 की उल्टा हो जाएगा, 2 होती है, ठीक है। ये हो गया 4 दूनी 8 में से
3 गई तो 5/4, इधर हो जाएगा 4 एकन 4 में से 1 गया तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, 6 और 4 10/3। आगे देखें, ये हो गया 5/3 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 15/3, वैल्यू आ गई कितनी 5। क्लियर है? डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? ये जो वैल्यू होती है 1/√3 ये होती है किसकी? cot 60 की। तो cot 60 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और हमने इसको सॉल्व कर दिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, काटते हैं, ठीक है ना। तो इनकी काटा पीटी देखते हैं। एक तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और एक आपका 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा, तो उभयनिष्ठ जीवा तो ये होगी, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक। की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है। तो बताओ उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? ये डिस्टेंस पूछी है इसने कि ये क्या होगी। अगर मैं इसे मिला दूंगा तो ये आपका कितना आएगा 15 और ये आपका कितना रह जाएगा 9। अगर इसे भी मिला दूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 12। इनकी दूसरी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, तो इसे y मान लेते हैं। क्लियर? हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए cx और प्लस cy की। तो जब मैं इस वैल्यू को निकालूंगा तो आप क्या कहोगे सर? अंडर रूट में 15 के स्क्वायर में से, सॉरी, अंडर रूट में 15 के स्क्वायर में से कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा दो, प्लस, और इसके लिए आप कहोगे कि सर इसके लिए आप 12 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, इन्हें एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 15 और 9 24 और 15 में से 9 हुए तो 6 बचे, प्लस 12 और 9 21 और 12 में से 9 गए तो 3 बचे। इसे देखें, ये 6 चौक 24, 6 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ गया, प्लस इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 3√7। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो और देख लो कौन सा वाला, डी फॉर दिल्ली। के लिए 12 को देख के मत लगा देना, सी में 12 आ रहा है, कहीं 12 को देख के लपट के लगा दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उसमें तो एकदम तुरंत लगा और आगे आपका 7 नेक्स्ट करते चले जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं 12 प्लस 2√7 दिखाई दे रहा है, 2 को भूल जाओ और √7 और 12 को देख के आप उसी पे धड़ दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से एग्जाम पेपर में तो बड़ी धैर्यता से आपको एग्जाम देना है। अगर आपने कंट्रोल आपका खो दिया अपने आप का तो फिर क्वेश्चन पेपर नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है ना। आप ये सोच के जाइए कि मुझे क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा करना है, अच्छे से करना है, ठीक। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसने क्या कहा है? ए बी से 20% अधिक है। अगर ए बी से 20% अधिक है, कौन है? ए बी से 20% अधिक है, तो ये 120 होगा और ये आपका 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 6:5। नेक्स्ट, बी सी से 25% अधिक है, रेशियो से हो जाएगा ये। बी सी से 25% अधिक है तो ये 125:100, तो ये 5:4 हो गया। सी डी से 40% कम है। अगर डी 100 है तो सी कितना होगा? 60% कम, 40% नहीं 60% कम, तो ये 40 हो गया। तो ये आप कहोगे इसके सर ये 2:5 हो गया। और डी ई से 20% अधिक है तो ये 120:100, अर्थात 6:5 हो गया। अब आपको निकालना है A/B/C/D,
क्योंकि ऑप्शन की सहायता से ये करना पड़ेगा। देखें 6 5 या 32 या 60 और 60 60 360। अब इसे हटा देंगे, इसे लेंगे, लिख लेंगे 25 2 या 50 और 30 300। अब इसे ले लेंगे 4 5 20 दूनी 40 6 चौक 24 240 हो जाएगा। अब इसे हटा देंगे, इसे लेंगे 25 चौका 100 600। अब इसे हटा देंगे, इन सब का मल्टीप्लाई 25 चौका 100 500। जीरो तो सब में से कैंसिल होती चली गई। अब कितने से कट रहा है? अब 2 से काट दो, 2 से 18 बार, 2 से 15 बार, 2 से 12 बार, 2 से 30 बार और 2 से 25 बार। अब कटेगा नहीं है किसी से। अब ये ऑप्शन से देखना है। अब उसने क्या कहा है सबसे पहले, D इज 60% लेस देन B। D B से 60% छोटा है। D को देखो ये रहा और B ये रहा, जबकि D B से बड़ा है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हमारा। दूसरा B देखें, E इज 28% मोर देन A। E A से 28% अधिक है। E A से 28% अधिक नहीं बन रहा है, क्योंकि E को देखें तो 25 है और ये कितना है आपका 18 है, तो कितना ज़्यादा हो गया 7। 7/18 का देखोगे तो सही तरीके से कैंसिल ही नहीं होगा ये, तो इसका मतलब ये 9 और ये 50 आपका नहीं बन रहा 28%, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखें आप इसको, A इज 40% लेस देन D। A D से कितने परसेंट छोटा है? 40% छोटा है। तो देखें दोनों का अंतर कितना रहा, 12 का। छोटे के लिए कौन सा लगाना पड़ेगा? बड़ा वाला नंबर नीचे इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये 4 बार कट गया, अर्थात 40% छोटा हो गया। कौन सा आंसर रहा आपका? दिस इज राइट। ये आपका विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन करना पड़ेगा। वैसे उसने कुछ नहीं पूछा, केवल उसने क्या दे दिया है, इस तरीके से दे दिया है कि इस तरीके से आपको कैसे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे करेंगे तो वेरी लेंदी रहेगा, लेकिन इसे ऐसे देखिए कि a + b + c = 5 है और a² + b² + c² करके देखें तो उनकी वैल्यू 27 आ रही है। तो इसका मतलब 27 आ रही है तो 5 तो मिला ही हुआ है कहीं ना कहीं पे। अगर मैं c की वैल्यू 5 रख दूं, b की वैल्यू 1 रख दूं और a की वैल्यू -1 रख दूं, तो कोई डाउट है ना? क्लियर है ना? a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 रख दें तो ये सेटिस्फाई हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा? 27। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपके माइनस प्लस के कट जाएंगे 125। राइट है, आपका a b c की वैल्यू आ गई। तो 4 × 1 -1 × -1 × 5 -20 इज राइट वैल्यू। कौन सा सही है? ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वैसे करोगे तो वेरी लेंदी हो जाएगा, आप लोग कोशिश करें इसको कुछ किसी न किसी उससे निकाल के, ठीक है? और आपको अगर ये चाहिए कि सर इसे बेसिक से और बता दीजिए तो आप लोग मुझे कमेंट में भेजिएगा, उस तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखें, 3√3 इस 3√3 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर हम इसे लिख सकते हैं √3x का होल क्यूब माइनस इसे क्या लिख सकते हैं? √2y का होल क्यूब। ठीक है ना? अब इसका फॉर्मूला क्या खुल जाएगा? इसका तो फॉर्मूला वही खुलेगा आपका, एक ब्रैकेट में √3x माइनस के √2y, दूसरे ब्रैकेट में √3x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x²। फिर आपका प्लस √3 × √2 √6 xy, फिर आपका प्लस 2y²। क्लियर है? यही तो खुलेगा। अब इसका इससे कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन करेंगे इसका, इससे कंपैरिजन करेंगे, इस वाले से इससे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी? 3। b की वैल्यू कितनी हो गई भाई?
ये है माइनस बी एक्स वाई इज इक्वल टू रूट 6 एक्स वाई। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई माइनस रूट 6 और c की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर हो गया। उसने कहा है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर का मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 4। 9 और 4 13, 13 में से 6 गई तो कितने बच गए 7। इज राइट वैल्यू, दिस इज राइट। क्लियर। इस तरीके से इसको खोल लेंगे और इसका कंपैरिजन इस वाले का, क्यों तो ये तो इसके बराबर है ही, अब इसका कंपैरिजन इसके साथ कर देंगे तो a की वैल्यू 3, देखो a की वैल्यू 3 आई, b की वैल्यू आपकी माइनस के रूट 6 आई और c की वैल्यू आपकी 2 आई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये इस टाइप के क्वेश्चनों को जब आपके आने लग जाएं कि ये इसके पैरेलल है, आप आसानी से और तेजी से कर सकते हैं। ए बी सी, ए सी ए बी पर डी और ए सी पर ई, ऐसे हैं कि ये इसके पैरेलल है डी और ई। ठीक, डी ई ये 3 है और BC 5 है। क्लियर हो गया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा भाई। इसका स्क्वायर कितना हो गया 25 टोटल का, इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, इसका स्क्वायर हो गया 25 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 9। अगर 25 में से मैं 9 माइनस कर देता हूं तो कितना आ गया 16, और वो 16 कौन सा रहा 16 रहा आपका इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का। ये जो 9 रहा 9 को ऊपर लिख देते हैं, 9 इस वाले का रहा, इसका रहा 3 का स्क्वायर 9। ठीक, तो इसका कितना रहा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है। अब उसने कहा त्रिभुज ADE अनुपात चतुर्भुज DECB इज इक्वल टू 9:16 विच इज राइट। देखें कौन सा सही है ए। आप इसे सॉल्व न करके वैसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनकी सॉल्विंग की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे तो मुझे करके दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को, तो वहाँ पे आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के लिए आपका इतना ही, आपका पूरा ये पेपर सॉल्व कराया। थैंक यू।